Dear students, this is lecture number 25 and we will study properties of regular languages in this lecture. तो इतना तो आपको आइडिया है कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है. अब अगला जो टॉपिक है वो ये है कि रेगुलर लैंग्वेजेस में कौन कौन सी खसूसियात होती हैं, किन प्रॉपर्टीज़ को वो सेटिस्फाई करते हैं और किन प्रॉपर्टीज़ को वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं. तो पहले तो ये रिवाइज़ करा दूं कि रेगुलर लैंग्वेज कहते किसे हैं. देखें, ऐसी लैंग्वेज जो किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए उसको एक्सप्रेस किया जा सके उसे रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं. एनी लैंग्वेज दैट कैन बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड रेगुलर लैंग्वेज. और हमें यह पता है कि बाय क्लीन्स थ्योरम रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू फाइनाइट ऑटोमेटा एंड फाइनाइट ऑटोमेटा इज इक्वल टू ट्रांजिशन ग्राफ. तो इसका मतलब कि अगर कोई चीज़ रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट की जा सकती है तो फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन ग्राफ के ज़रिए भी रिप्रेजेंट की जा सकती है. तो हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए उसको एक्सप्रेस किया जा सके, या फाइनाइट ऑटोमेटा के ज़रिए एक्सप्रेस किया जा सके, या ट्रांजिशन ग्राफ के ज़रिए एक्सप्रेस किया जा सके. क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन ग्राफ सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज ही को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इनकी पावर सेम कहलाई जाती है. और थ्योरम 7 में हमने ये पढ़ा था कि एफ ए इज़ इक्वल टू एन एफ ए, और बाद में हमने देखा कि एन एफ ए इज़ इक्वल टू एन एफ ए एम टी. तो इसका मतलब कि एन एफ ए, चाहे वो एन एफ ए एम टी हो या सिंपल एन एफ ए हो, उसके ज़रिए भी रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि ये चारों पांचों एक ही पावर के अंदर है. तो यू कैन डिफाइन रेगुलर लैंग्वेजेस बाय एनी ऑफ दीज मीन्स. It may be regular expression, it may be finite automata, it may be transition graph, it may be NFA, it may be NFA empty. ये पांचों चीज़ें एक ही चीज़ें हैं, यानी कि एक ही पावर की हैं. ये रेगुलर लैंग्वेजेस ही को रिप्रेजेंट करती हैं, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं. हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला पंपिंग लेमा के अंदर कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं. रेगुलर जिसका हम ऑटोमेटा बना सकते हैं, इस तरह का ऑटोमेटा जो जब तक जितना हमने अभी पढ़ा है तो वो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं. जिनका हम नहीं बना सकते वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं. तो हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ होगी बाद में इंशाल्लाह ताला. अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आपकी बुक में 3 थ्योरम्स दिए हुए हैं और आज हमने इन्हीं 3 थ्योरम्स के ऊपर ही बात करनी है. पहला ये कि इफ़ देर आर 2 लैंग्वेजेस L1 एंड L2 एंड बोथ ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर रेगुलर लैंग्वेजेस, और हमें पता है कि लैंग्वेज से मुराद सेट ऑफ पॉसिबल वर्ड्स होता है, ठीक है ना. किसी भी अल्फ़ाबेट सेट से जो वर्ड्स बनते हैं, वैलिड वर्ड्स, किसी भी रूल के तहत, चाहे वो रूल हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा की फॉर्म में हो, ट्रांजिशन ग्राफ की फॉर्म में, रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म के अंदर हो, ठीक है. तो ये असल में सेट्स होते हैं. लैंग्वेज मीन अ सेट. अब इन 2 लैंग्वेजेस को मिला दिया जाए, मिलाने का मतलब है यूनियन, प्लस का मतलब है यहाँ पे यूनियन. तो इसका मतलब कि इन दोनों लैंग्वेजेस के वर्ड्स को मिला के जो नई लैंग्वेज बनेगी दैट विल आल्सो बी अ रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं. और इस तरह इनके कॉन्कैटिनेशन से L1 L2, L1 डॉट L2 कह लें, डॉट ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता. इसका मतलब कि ऐसे सारे वर्ड्स जिनका पहला, आप इसको ऐसे समझ लें कि एक है लैंग्वेज है L1, उसमें है X और Y, और L2 है उसके अंदर है A और B. सिर्फ 2 वर्ड्स हैं एक लैंग्वेज में, सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दे रहा हूँ. तो L1 L2 से की लैंग्वेज में कौन से वर्ड्स होंगे? पहला वर्ड L1 का, यानी पहला सब स्ट्रिंग इसके वर्ड का, और दूसरा सब स्ट्रिंग L2 का. तो क्या हो जाएगा? XA पहला वर्ड, XB दूसरा वर्ड. ये सारे पॉसिबल कम्बिनेशन हो, X के साथ ऑर्डर मैटर करेगा इसके अंदर, और YA तीसरा और YB चौथा, 4 हो जाएंगे, ठीक है ना. और अगर ये L2 डॉट L1 होता तो AX AY और BX BY ये लैंग्वेजेस होती. अच्छा, अगर है L स्टार, L1 स्टार या L2 स्टार, जो भी आप कह लें, तो ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगा. यानी अगर दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2 रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो उनकी कॉन्कैटिनेशन, उनकी एडिशन यानी यूनियन, और उनका क्लीन स्टार ऑपरेशन के बाद जो नई लैंग्वेजेस बनेंगी 3, वो भी रेगुलर होंगी. यानी उनको भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन या फाइनाइट ऑटोमेटा या ट्रांजिशन ग्राफ या NFA या NFMT के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकेंगे, ये कहना चाह रहा है. ऐसा नहीं कि जो नई लैंग्वेज बनी है उसको वो नॉन रेगुलर हो जाए, उसको आप इनसे रिप्रेजेंट ना कर सके, ये कहने का मतलब है, ठीक है.
अब अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो अगला थ्योरम तो वैसे ही समझ में आ रहेगा कि इफ़ एल इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज देन एल कॉम्प्लीमेंट एल डैश जिसको हम कहते हैं इज़ आल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज। देखें हमें पता है कि सारे पास फॉर एग्जांपल आपके पास अल्फ़ाबेट सेट है, अल्फ़ाबेट सेट के अंदर है ए बी, तो ए प्लस बी होल स्टार ये पॉसिबल यानी सारे पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स यानी ए प्लस बी होल स्टार से सारे पॉसिबल वर्ड्स इसके बन जाते हैं। लेकिन हमारी लैंग्वेज में हमेशा सारे पॉसिबल वर्ड्स तो नहीं होते हैं, कुछ रूल्स के मुताबिक होते हैं, जैसे ऑल दैट एंड इन ए, ऑल दैट एंड इन बी, दैट स्टार्ट विद ए एंड इन बी, कुछ भी रूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि अगर कोई लैंग्वेज है एल और उसका कंप्लीमेंट यानी जो यूनिवर्सल पावर सेट है जिसको ए प्लस बी होल स्टार कह रहे हैं हम या सिग्मा स्टार कह लें, उसमें यानी अब एल डैश वो लैंग्वेज है कि जो एल वाले वर्ड्स को निकालकर जो बाकी वर्ड्स सारे के सारे हैं वो एल का कंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो उनका मजमुआ भी अगर उनको एक हम अलग से एक सेट कंसिडर कर लें, एक लैंग्वेज कंसिडर कर लें, तो वो भी रेगुलर लैंग्वेज होगी, यानी नॉन रेगुलर नहीं होगी, नॉन रेगुलर नहीं होगी यानी रेगुलर होगी। उसके लिए ऑटोमेटा बन सकेगा। ऑटोमेटा से मुराद यहाँ पे हमारा एफ ए है, क्योंकि ऑटोमेटा के आगे किसमें भी आएंगी जो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ हमारी ऑटोमेटा से मुराद हमारा एफ ए, एन एफ ए, एम टी, ट्रांजिशन ग्राफ और रेगुलर एक्सप्रेशन है। थ्योरम नंबर 12, इफ L1 and L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस देन L1 इंटरसेक्शन L2 इज आल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज। तो इंटरसेक्शन से क्या मुराद होगी यहाँ पे? इंटरसेक्शन, चूँकि ये पहले वाले कॉन्सेप्ट थोड़े आसान थे समझने में, इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्स जो दोनों में कॉमन अगर उनको हम कंसिडर कर लें तो वो भी एक रेगुलर लैंग्वेज ही होगी। बहरहाल इसको हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ आपके जहन में एक शुबा आ सकता है कि इंटरसेक्शन तो फिर वो बड़े दो सेट्स में इंटरसेक्शन तो बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो जो लिमिटेड हैं फाइनाइट हैं, तो फाइनाइट एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज ऑलवेज रेगुलर। क्यों? सारे फाइनाइट वर्ड्स के दरमियान में लगा दो प्लस, वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हमने कब कहा है कि कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेगुलर एक्सप्रेशन कंपलसरी है? सारे वर्ड्स को लिखें और दरमियान में लगा दें प्लस, तो फाइनाइट की सूरत में तो बात चल जाती है। इसी वजह से तो एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज़ रेगुलर। लेकिन ये इश्काल इस तौर पे इसको हल किया जा सकता है कि इंटरसेक्शन ज़रूरी तो नहीं कि एम्प्टी सेट हो। दो इनफाइनाइट, मिसाल के तौर पे L1 L2, देखिए हमने इतना कहा कि एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज़ रेगुलर, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि एवरी नॉन फाइनाइट यानी इनफाइनाइट लैंग्वेज इज़ नॉन रेगुलर। कुछ यानी फाइनाइट जो होगा वो रेगुलर तो कंपलसरी होगा, नॉन यानी इनफाइनाइट जो लैंग्वेजेस हैं जिनमें इनफाइनाइट वर्ड्स हैं उसमें रेगुलर भी हो सकती हैं, नॉन रेगुलर भी हो सकती हैं। तो अगर ये L1 और L2 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो इनफाइनाइट हैं लेकिन है रेगुलर, तो उस सूरत में उनका इंटरसेक्शन में मे बी देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स। तो अब हमें तो नहीं पता कि ये इनफाइनाइट रेगुलर है कि नहीं, पहले वालों के बारे में तो डिक्लेयर है ना, गिवन है थ्योरम के अंदर कि दे आर रेगुलर। आंसर इनका रेगुलर है कि नहीं उसको प्रूव करना है असल में। ठीक है, उम्मीद है कि स्टेटमेंट्स आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इन स्टेटमेंट्स को बारी बारी देखते हैं, थ्योरम 10, 11, 12 को, कि हम कहाँ तक जा सकते हैं आज। स्टेटमेंट थ्योरम 10 की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस देन L1 प्लस L2, L1 डॉट L2 एंड L1 क्लीन स्टार ऑपरेशन can also it's a must that they are regular languages। ये थ्योरम है। प्रूफ हम इसका दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले हम इसका प्रूफ करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए। प्रूफ का खुलासा सुन लें कि देखिए हमने ये जो स्टेटमेंट है इफ़ L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस, और आपको पता है कि प्रूफ क्या होता है? कि आर्गूमेंट होता है, वैलिड आर्गूमेंट होता है, जो आपने लॉजिक के अंदर पढ़ा होगा डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर, कि L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस। So we can say that there is a regular expression R1 for L1 and R2 for L2 because they are regular. Regular means they can be represented in the form of regular expressions. तो R1 R2, तो L1 प्लस L2 एक लैंग्वेज है। ठीक है, हमने कहा कि R1 और इसको रिप्रेजेंट करता है, R2 इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम R1 और R2 के दरमियान में एक लगा दें प्लस, तो वो एक बड़ी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो बड़ी रेगुलर एक्सप्रेशन है ये यहाँ इसमें वर्ड्स, ये किस किस वर्ड्स को एक्सेप्ट कर सकती है? R1 के B प्लस का मतलब और
R2 के B, R1 के B और R2 के B दोनों के वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो इसका मतलब ये L1 प्लस L2 का मतलब भी यही है, सेम यही है। तो इसका मतलब R1 प्लस R2 L1 प्लस L2 ही की रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो जब वो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है, किसी भी चीज़ को रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके तो वो रेगुलर लैंग्वेज होती है। तो एक चीज़ तो होगी प्रूफ। तो यही बात इधर लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ आपको भी कन्फ्यूजन होगी, ये तो यहाँ तो हर लैंग्वेज रेगुलर होगी, आखिर कोई लैंग्वेज नॉन रेगुलर भी होती है? तो इंशाल्लाह ताला अगले ही एक दो लेसन्स के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला देखेंगे पूरी दुनिया है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक हमारा वास्ता इससे नहीं पड़ा, तो हम समझ रहे हैं कि जिस दुनिया से हमारा वास्ता बस इस दुनिया में यही लोग रहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। दुनिया में रेगुलर लोगों के अलावा नॉन रेगुलर लोग भी रहते हैं, एलियंस भी कहते हैं ना, बहुत है हमारे यहाँ। अच्छा, तो if L1 and L2 are regular languages, then there are regular expressions R1 and R2 that define these languages. Very obvious. Achha. Now R1 plus R2 is a regular language that defines the language L1 plus L2 because it can accept every word that is in R1 or R2, and this is what we mean by L1 plus L2. ठीक है। अच्छा, अब सेम बाकी दोनों के लिए भी यही प्रोसीजर होगा कि द लैंग्वेज L1 L2 कैन बी डिफाइंड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन R1 R2, बिकॉज R1 R2 मीन्स दैट word will be accepted if it complies the rules of R1, and after that it also contains a word generated or accepted by R2 as a suffix, ठीक है। तो it is the definition of in fact L1 and L2, ठीक है ना। L1 L2 का मतलब ही यही है, ये मैंने पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि L1 और L2 का मतलब क्या है। तो देयरफॉर अच्छा, अब आगे द लैंग्वेज L1 स्टार का मतलब ये है कि ये अभी जो वर्ड बने हैं इनका कोई भी पॉसिबल कम्बिनेशन, तो अगर वो वर्ड R के ज़रिए रिप्रेजेंट थे तो R के ऊपर स्टार लगा दें तो ये भी उसी लैंग्वेज को प्रोड्यूस करेंगे जो L1 स्टार को करेंगे प्रोड्यूस। तो ये थ्योरम असल में बहुत सिंपल सा था, क्योंकि हमने एक बहुत सारा वक्त ये प्लस कॉन्केटिनेशन स्टार ऑपरेशन के ऊपर गुजारा है, तो इन चीज़ों से हम इतने फेमिलियर हो गए हैं कि इसका प्रूफ बहुत सिंपल था। हमने सिर्फ मैथमेटिकल लॉजिकल स्टेटमेंट देनी है, वो हम दे रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश की फॉर्म में, तो हमारा प्रूफ हो रहा है। द लैंग्वेज L1 स्टार कैन बी डिफाइंड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन R1 स्टार। तो इफ इट कैन बी डिफाइंड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड इट मीन्स द सेम वर्ड्स, ठीक है, R1 होल स्टार कैन जनरेट द सेम वर्ड्स और कैन एक्सेप्ट all the words that are present in L1 star language, and that is very obvious. So therefore all three of these sets of words are definable by regular expressions and so are themselves regular languages, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात हो गई। अब हम कहते हैं इसका हम मशीन्स के जरिए भी करके देखते हैं प्रूफ, यानी ग्राफ्स की फॉर्म में, ठीक है। हम अब हमने इसको असल में कोई खास नाम नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इन सब की पावर एक है, FA की पावर NFA के बराबर, NFA की NFMT के बराबर है, वो ट्रांजिशन ग्राफ के बराबर है, DFA NFA सब एक पावर के होते हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि हम इनमें से इनके रूल्स को मिक्स करके किसी भी रूल को लगा दें, हमारा काम चलना चाहिए भाई। NFMT समझ लो, कुछ भी समझ लो बस। तो इसलिए हमने इन जनरल वर्ड इस्तेमाल किया बाय मशीन्स, और मशीन से मुराद हमारी यही 4-5 मशीन है, ये वाली फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्रांजिशन ग्राफ, NFA और NFMT। अच्छा, यानी अगर हम इनके लिए मशीन बना सकें तो तब भी ये रेगुलर होगी। अगर L1 के लिए कोई मशीन है, L2 के लिए कोई मशीन है, तो L1 प्लस L2 के लिए भी अगर हम कोई मशीन बना के दे दें जी ये चीज़ है, तो इसका मतलब वो भी रेगुलर हो जाएगी, क्योंकि जिसकी मशीन बन गई इन मशीनों में से जो हमने जिक्र की हैं बाय क्लीन थ्योरम, तो वो भी रेगुलर ही होगा। और इस तरह L1 डॉट L2 के लिए अगर हमने कोई मशीन बना दी और L1 स्टार के लिए हमने कोई अगर बना दी मशीन, तब भी काम हमारा चलेगा। और ये काम असल में हम पहले करके आए हुए हैं बहुत अच्छे अंदाज से, काफ़ी लेक्चर हमने इस पर है ना लगाए हुए हैं। तो अब ये बात कर रहे हैं कि सिंस L1 एंड L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस, देयर मस्ट बी सम ट्रांजिशन ग्राफ और FA और NFA और NFMT दैट एक्सेप्ट्स देम, ठीक है। सो लेट ट्रांजिशन ग्राफ एक्सेप्ट द लैंग्वेज L1 एंड ट्रांजिशन ग्राफ एक्सेप्ट द लैंग्वेज L2, and suppose they have unique start state and final state. If not, we can do it by adding the empty edges. तो इसमें कोई मसला नहीं है। हम असल में सिर्फ आसानी के लिए ये लेना चाह रहे हैं कि ये एक ट्रांजिशन ग्राफ है, ट्रांजिशन ग्राफ 1 जो कि लैंग्वेज 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी कोई फाइनल स्टेट है और इसकी कोई इनिशियल स्टेट है। अगर दो हैं तो भाई, अगर दो भी हैं तो आप इस तरह करो, एक नई, मैं मिसाल के तौर पे ऐसे, दो उसकी इनिशियल स्टेट थी, ठीक है ना,
तो एक नई इनिशियल स्टेट बनाओ, ठीक है, ये एरो एम्प्टी एजेस इधर लगा दो, अंदर जो इसकी फंक्शनिंग है वो होती रहे, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनिशियल स्टेट अब हमारी ये कंसिडर होगी, तो वो आप एम्प्टी एजेस के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर फाइनल स्टेट है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तरह ट्रांजिशन ग्राफ भी है। अब क्या इन दोनों अलग अलग मशीनों के लिए कोई L1 प्लस L2 की मशीन बनाई जा सकती है? तो प्लस मीन्स इधर दिस वे और इधर दिस वे, ठीक है। तो हम एक नई स्टेट का इजाफा करते हैं जो कि पहली ट्रांजिशन, इसको मैं इरेज ही कर दूं क्योंकि बात तो समझ में आ गई है। तो ट्रांजिशन ग्राफ 1 जो लैंग्वेज 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी इनिशियल स्टेट पे जा रहा है एम्प्टी एज से, और ये वाला एज जो एम्प्टी एज के जरिए ट्रांजिशन ग्राफ 2 पे जा रहा है उसकी इनिशियल स्टेट पे। तो अब ये जो रिजल्टिंग ट्रांजिशन ग्राफ है हमारे पास, ये किसके लिए है? ये किसके लिए होगा? ये L1 प्लस L2 के लिए होगा। क्यों? ये इधर इट कैन गो टुवर्ड्स L1 ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ L1 एंड इधर इट कैन गो टुवर्ड्स ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ L2। तो इसका मतलब इधर का वर्ड भी एक्सेप्ट हो सकता है, इधर का वर्ड भी एक्सेप्ट हो सकता है। अगला वर्ड करना चेक वो इसका था, इधर से एक्सेप्ट हो जाएगा। अगला वर्ड करना चेक जो L2 में था इसका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस सेट के अंदर जो भी वर्ड होगा वो या इधर से एक्सेप्ट हो जाएगा, और सिंपल हमें एक स्टेट ऐड करनी थी, बस बात खत्म। और अगर 2-3 भी इनिशियल स्टेट हो ना तो कोई मसला नहीं है, आप इधर से हर इनिशियल स्टेट पे एक एज लगा दो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास। अब हम देखते हैं कि कॉन्कैटिनेशन में क्या होगा। कॉन्कैटिनेशन में भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। हम करेंगे क्या भाई, ये ट्रांजिशन ग्राफ 1 है, ये इसकी असल में प्लस स्टेट थी, और ये ट्रांजिशन ग्राफ 2 है, ये इसकी माइनस स्टेट थी। अच्छा, यहाँ पे हमें इसका माइनस का स्टेटस ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है, अगर कर भी दें तो ठीक है, ना भी करना ज़रूरी नहीं। इधर से भी स्ट्रिंग स्टार्ट हो सकता है, इधर से भी स्टार्ट हो सकता है, इधर से भी स्टार्ट हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है, मल्टीपल माइनस स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें इसका माइनस स्टेटस और इसका प्लस स्टेटस ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक एम्प्टी एच के ज़रिए यहाँ पे आ जाएंगे, और यानी L1 L2 के अंदर वही वर्ड्स है ना जो L1 यानी कि जिनका कोई भी स्ट्रिंग इस तरह बनता है कि उनका पहला पार्ट L1 लैंग्वेजेस में होता है और उस स्ट्रिंग का दूसरा जो सब स्ट्रिंग है, सब पार्ट जो है वो L2 में से होता है। यानी उस L1 L2 एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके सारे प्रीफिक्सेस L1 में से आएंगे और जो सफिक्स हैं वो L2 में से आएंगे। तो ये प्रीफिक्स पोर्शन है, ये सफिक्स पोर्शन है, दरमियान में एम्प्टी एच लगा दें, अल्लाह खैर सल्ला, काम हो गया हमारा। मशीन बना के दे दी, इट मीन दिस इज रेगुलर, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ हमारे पास ये, तो अब ये भी हमने की थी कि आप ये आपके पास फर्स्ट स्टेट है, ये लास्ट स्टेट है, तो आप क्या करें कि चूँकि स्टार को जनरेट करना है तो इस माइनस वाली स्टेट को प्लस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब माइनस वाली स्टेट को प्लस बनाने की ज़रूरत ही नहीं हमें, क्यों, एक एम्प्टी एच के ज़रिए माइनस से वैसे ही प्लस की तरफ जा रहा है, तो एम्प्टी तो वैसे ही एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हमें तो जो पहले प्रॉब्लम्स किए थे उसमें चूंकि ट्रांजिशन ग्राफ नहीं, हम एफ ए यूज़ करते थे और एफ ए के अंदर एम्प्टी एज अलाउ नहीं है, इसलिए हम इस माइनस को बनाते थे प्लस, ठीक है, और एक एम्प्टी एज लेके जाते थे, लेकिन वो सिर्फ इंटरमीडिएटली हम इस्तेमाल करते थे। अल्टीमेट रिजल्ट के अंदर जब हम कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम इस्तेमाल करके रिजल्ट हासिल कर लेते थे तो हमें किसी किस्म का एम्प्टी एज नहीं मिलता था, प्योर एक एफ ए मिलता था, ठीक है। और उसके अंदर ये मसले भी आते थे कि कोई इनकमिंग एज होगा तो मसला होगा, क्यों आपने इसका स्टेटस चेंज कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया है तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। यहाँ तो मसला ही नहीं है ना, ये माइनस प्लस हो ना हो हमें कोई इशू ही नहीं है, क्यों, हमने एम्प्टी एच के जरिए यहाँ पहुँच जाना है, इधर से एक्सेप्ट नहीं भी होता इधर से हो जाएगा, इसका स्टेटस जैसा पहले था वैसा ही रहने देना, और प्लस से एम्प्टी लेके इधर चले जाएँ कि जैसे ही वर्ड एक्सेप्ट हो जाए दोबारा अगला वर्ड भी हम रीड करना शुरू कर सकें। इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है ना। ये तो और सिंपल हो गया। ट्रांजिशन ग्राफ में तो ये एम्प्टी एजेस ने तो कहते हैं ना कि लूट सेल में जा दी, बहुत ईजी हो गई चीज़, ठीक है। इसलिए हमने इन जनरल इसको मशीन रखा था, स्पेसिफिकली एफ ए को टारगेट नहीं किया था, बिकॉज नाउ वी नो दैट दे आर इक्वल इन पावर, तो हम उनको अल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम उसको प्रूव कर रहे थे कि दे आर इक्वल इन पावर, तो इसलिए जब हम चीज़ को प्रूव कर रहे होते हैं तो जिस चीज़ को प्रूव कर रहे होते हैं उसको एज अ रिजल्ट तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम प्रूव कर चुके हैं तो अब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सारे रिजल्ट्स को। अब हमें काफ़ी आसानी होगी ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, समझाने में, प्रूफ्स करने में, हर चीज़ में, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब एक छोटा सी टास्क है, तो टास्क पहले खुद कर लेना बच्चों, बाद मेरे जो है ना देखना। मुझे पता नहीं इसका रिजल्ट मैंने बनाया कि ना, ठीक है, रिजल्ट शायद बना हुआ है, ठीक है ना। तो पहले टास्क खुद कर लो
और उसके बाद फिर उसको देख लो। तो शो दैट L1 plus L2 and L1 dot L2 and L1 star are all regular languages for the following languages L1 and L2। कहते हैं आप प्रूफ करें कि अगर L1 से ये मुराद है, L2 से ये मुराद है, तो L1 plus L2, L1, L2, L1 स्टार ये रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि L1 और L2 भी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं कि नहीं, क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है। देखिए बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि L1 और L2 अगर रेगुलर हैं तो हम इस थ्योरम को इस्तेमाल कर सकेंगे ना। अगर L1 और L2 रेगुलर ही नहीं है तो फिर हम उसको चेक कैसे करेंगे कि उसका रिजल्ट है कि नहीं, क्योंकि इनिशियली हम इन्हीं के रिजल्ट को तो इस्तेमाल करते हैं। तो उसने हमें ये नहीं बताया कि L1 और L2 रेगुलर हैं कि नहीं। हम इनकी मशीन बना के या रेगुलर एक्सप्रेशन बना के देख लेंगे कि वाकई ये रेगुलर हैं कि नहीं। बन गई तो ठीक, नहीं तो कुछ और देखेंगे। L1 है all words of 2 or more letters that begin and end with the same letter, और L2 है all words that contain the substring ABA। तो भाई हम इनकी मशीनें बना सकते हैं, ठीक है। all words of 2 or more letter begin and end with the same letter, भाई अगर A से शुरू हो रहा है और A पे ख़त्म हो रहा है, दरमियान में A प्लस B कुछ भी हो सकता है। B से शुरू हो रहा है, B पे ख़त्म हो रहा है, दरमियान में A प्लस B कुछ भी हो सकता है। और all words that contain the substring ABA, सारे वर्ड्स जिनमें ABA एज अ सबस्ट्रिंग मौजूद हो, ABA सबस्ट्रिंग पूरे का पूरा हम ट्रांजिशन ग्राफ के लेवल पे लिख सकते हैं। तो हमें चूँकि क्लीन थ्योरम ने बता दिया कि ट्रांजिशन ग्राफ इज इक्वल टू FA, विच इज इक्वल टू NFA, विच इज इक्वल टू NFA विच इज इक्वल टू RE। तो इट मीन्स हमारे पास बहुत आसानी हो गई है। तो A प्लस यानी ABA से पहले भी कुछ हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, और ABA हो सकता है। तो ट्रांजिशन ग्राफ आर वेरी इजी इन फैक्ट। अब इनकी रेगुलर अव्वल तो हमें इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें इन दोनों में से किसी एक मेथड के ज़रिए करना है, या मशीन्स के ज़रिए या रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए, लेकिन हम दोनों ही बना लेते हैं, ठीक है। पहले क्या जी, एक A तो कंपलसरी है, उसके बाद A प्लस B का लूप है, और फिर A, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये वाला कि आप इधर से जाएं, और अगर आप यहाँ से जाएं तो यहाँ ये वाला पाथ होगा या ये, तो यहाँ के लिए आता है प्लस, तो ये आ गया प्लस, और B A प्लस B होल स्टार, और B ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी हो गई। यहाँ क्या है, A प्लस B होल स्टार, वो ये यहाँ लिखा है, ABA यहाँ लिखा है, और A प्लस B होल स्टार ये इस लूप को ज़ाहिर कर रहा है। तो इनकी ये रेगुलर लैंग्वेज तो रेगुलर है, पक्का हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन भी है और ट्रांजिशन ग्राफ भी है। अब बहुत सिंपल है भाई, L1 प्लस L2 इज़ रेगुलर बिकॉज इट कैन बी डिफाइंड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन। क्या देखें, इस पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में बंद करें, इस पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में बंद करें, दरमियान में लगा दें प्लस, तो इट विल बी R1 प्लस R2, बात ख़त्म हो जाएगी। यही काम यहाँ पे किया। और अगर आप चाहें तो इन दोनों की स्टार्ट स्टेट को एक नई स्टार्ट स्टेट से एम्प्टी एजेस के जरिए जोड़ दें, चूँकि इसका ट्रांजिशन ग्राफ बन गया और ये और ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात ही खत्म हो गई, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह हम अगर इनको देख रहे हैं L1 L2, तो अब दरमियान में प्लस के बजाय हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, डॉट भी नहीं लगाते हम अमूमन, लेकिन वो कॉन्केटिनेशन ही समझा जाता है। तो जैसे ही पहली मशीन ख़त्म हुई उसकी प्लस स्टेट, अगली मशीन की माइनस स्टेट, इनको जोड़ दिया हमने एम्प्टी एज से, इसका प्लस इसका माइनस का स्टेटस ख़त्म किया, एवरीथिंग इज़ डन, ठीक है। तीसरी चीज़ हमें उसने कही थी कि L1 कम्प्लीमेंट L1 स्टार, तो L1 का स्टार क्या है हमारे पास, ये L1 है, तो स्टार कैसे होगा भाई, चूँकि एम्प्टी भी एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये MTH के जरिए उसको प्लस की तरफ ले जाओ, एम्प्टी एक्सेप्ट हो जाए। और जब भी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाए उसके बाद MTH के जरिए यहाँ आ जाओ, ताकि अगले वर्ड्स को बना सको। और जो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन थी उसको ब्रैकेट में बंद करके हमने स्टार ऑपरेशन लगा दिया। बिल्कुल सिंपल ईजी चीज़, ठीक है। अच्छा, ये तो बड़ा आसान से क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं थ्योरम 11 की तरफ, क्योंकि कंप्लीमेंट वाला क्वेश्चन अभी हमने नहीं किया। तो इफ़ L इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज देन L डैश इज़ आल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज। ऐसे ये कंप्लीमेंट बज़ाहिर बड़ा आसान लगता है, लेकिन चले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आप इस तरह करें कि एक वर्ड है A, एक लैंग्वेज है जिसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है A, तो R इज़ इक्वल टू A, और ये किसी लैंग्वेज L1 को रिप्रेजेंट यानी L को रिप्रेजेंट करता है। लैंग्वेज इज़ अ सेट, तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से सिर्फ एक ही वर्ड को एक्सेप्ट किया जा सकता है, एंड दैट इज़ A। तो आप ये बताएं कि व्हाट विल बी L कम्प्लीमेंट। L कम्प्लीमेंट में तो A के अलावा बाकी सब हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन हम उसकी क्या बनाएंगे। अब आपको अंदाज़ा होगा कि ये थ्योरम क्यों ज़रूरी था।
कि क्या इसकी कंप्लीमेंट भी एक रेगुलर लैंग्वेज है, एक रेगुलर लैंग्वेज का कंप्लीमेंट क्या खुद एक रेगुलर लैंग्वेज होती है? प्रूफ कैसे करेंगे? उम्मीद अब आपको क्वेश्चन की नोयत समझ में आ गई और इस थ्योरम की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो हमने कहा जी ठीक है, हम इसको देख लेंगे। इस तरह तो ये काम करना बड़ा मुश्किल है, हाँ मशीनों के ज़रिए ये काम करना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेंगे और उसके बाद हमने ज़र्रा सी चेंज करनी है और बात ही ख़त्म हो जानी है। उसी वक्त हमें पता चल जाएगा कि एल डैश यानी एल कंप्लीमेंट भी एक रेगुलर लैंग्वेज है। खाली इसको देख के या रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी जनरेट करना चाहें तो आपको पता लग जाएगा ये कितना मुश्किल था, ठीक है। तो प्रूफ क्या है कि इफ़ एल इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सम एफ ए बनाया जा सकता है उसका। जैसे कि हम ए के लिए एफ ए बना सकते हैं सिर्फ ए को एक्सेप्ट करने के लिए। ये आपके पास माइनस स्टेट है, आप सिर्फ ए को एक्सेप्ट करेंगे और यानी ए को रीड करके आप पहुंचेंगे अपनी प्लस वाली स्टेट पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको एक डेड एंड स्टेट चाहिए। डेड एंड स्टेट के ऊपर अपना लूप होता है ए बी का, ठीक है। ये तो अगर बी को रीड करें शुरू में तो यहाँ चला जाए क्योंकि बी तो एक्सेप्ट नहीं करना, और अगर ए के बाद कुछ भी रीड करते हैं मज़ीद ए या बी तो तब भी आप चले जाएं। अब देखें ये इस लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये बात हमने की है कि इफ़ एल इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सम फाइनाइट ऑटोमेटा एफ ए। अच्छा, एफ ए होता क्या है? एफ ए के अंदर कुछ इनिशियल स्टेट्स होती हैं, कुछ प्लस स्टेट्स होती हैं। प्लस स्टेट का मतलब यहाँ आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अब यहाँ एक्सेप्ट नहीं होता, यहाँ एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो एफ ए हैज़ अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स दैट एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ एल। तो अगर हमारा स्ट्रिंग यहीं पे एंड हो जाता है यानी एम्प्टी है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर हम बी शुरू में रीड करते हैं तब भी एक्सेप्ट नहीं करते। एक ए के बाद कुछ और एक्सेप्ट करते हैं यानी कुछ और रीड करते हैं और उसके बाद कुछ और रीड करते हैं तो तब भी एक्सेप्ट नहीं होता। सिर्फ इस एक सूरत में इस स्टेट पे एक्सेप्ट होगा, बाकी सब स्टेट्स पे रिजेक्ट होगा। तो उम्मीद है कुछ समझ में आ रहा होगा। कंप्लीमेंट क्या होगा कि इस प्लस के अलावा बाकी सबको प्लस कर दो, यानी जितनी भी एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं उनको नॉन एक्सेप्टिंग कर दो और जितनी भी नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स हैं उनको आप एक्सेप्टिंग कर दो। अब वो उस ए के अलावा देखें, ये हो गई स्टेट प्लस, ये माइनस के साथ हो गई प्लस बी और इसका प्लस वाला स्टेटस ख़त्म कर देते हैं। अब ये ए को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ए के अलावा बाकी सब एक्सेप्ट करेगा। देखिए एम टी भी एक्सेप्ट कर रहा है, बी भी एक्सेप्ट कर रहा है, बी के बाद कुछ भी वो एक्सेप्ट कर रहा है और ए के बाद अगर दोबारा कुछ ए या बी आ गया तो भी एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद यानी ए ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बाकी सब एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसकी रेगुलर लैंग्वेज हमें इधर हम जब बनाना चाह रहे थे तो हमें कहा यार कितना मुश्किल है, लेकिन जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के जरिए देखा, स्टेटस को हमने उसका कम्प्लीमेंट किया तो हमें एक आंसर मिल गया। अब ये जो आंसर है चूंकि ये रेगुलर, अब ये एल कम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है, हमें इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पता, लेकिन ये एल कम्प्लीमेंट के लिए एक फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो जब फाइनाइट ऑटोमेटा है एंड वी नो बाय क्लीन थ्योरम कि इसकी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकती होगी, जब बन सकती होगी वो क्या है हमें बनानी जरूरी नहीं है, हमें पता है दे आर इक्वल इन पावर। हम उस थ्योरम को इस्तेमाल करने क्लीन थ्योरम को पढ़ा इसीलिए था कि यहाँ पे हम उसको यूज़ करें। तो हमें पता है कि ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज है। तो एल डैश इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज क्योंकि एफ ए के जरिए रिप्रेजेंट हो गई है और एफ ए के जरिए रिप्रेजेंट होने का मतलब यह है कि इसकी कोई ना कोई रेगुलर एक्सप्रेशन भी होगी। तो जब होगी तो वो रेगुलर लैंग्वेज भी होगी, बात खत्म हो गई। दिस इज अवर आर्गूमेंट और यही हमारा प्रूफ है कि एफ ए क्या होता है। अब ये वही चीज़ रिवाइज करा रहा हूँ। एफ ए हैज़ अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स दैट एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ एल. If we do not end up in final state, then the string will not be accepted. So changing all final states into non-final states and vice versa will result in an FA that is in fact the complement of the language. You can name it as FA dash and accepts the language L dash. Hence L dash is also a regular language because it can be represented, and we have represented it. It's a live example in the form of an FA. And by Kleene theorem we know that FA is equal to regular expression. And anything that can be expressed in the form of regular expression is called in fact a regular language. ठीक है, अब ये एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि here is an FA that accepts only the strings A B A and A B B. दो वर्ड्स एक्सेप्ट होते हैं, उसके बाद कुछ भी होगा या उससे पहले भी तो वो डेड एंड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि इसका आप कंप्लीमेंट बनाए। तो कंप्लीमेंट क्या बनाना है, देखें ये प्लस स्टेट है,
इसको प्लस रहने दें, 1 2 3 4 इन सबको कर दें प्लस, बात ख़त्म हो जाएगी। अब ये ए बी ए और ए बी बी के अलावा, अच्छा इससे पहले अगर हम आपको कोई क्वेश्चन देते कि भाई एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ जो ए बी ए के अलावा सबको एक्सेप्ट कर रही हो, एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओ, तो यकीन करें ऐसे बच्चे घूम जाते हैं, यार इतना तो पता था कि ये एक्सेप्ट होता है तो कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन ये एक्सेप्ट ना करे बाकी सब एक्सेप्ट करे, इसका लॉजिक कैसे बनाए? तो भाई कंप्लीमेंट बहुत सिंपल है, आप उसका बनाए जिसका नहीं करना और फिर उसका कंप्लीमेंट ले लें तो आंसर आ जाएगा जिसका करना है आपको। ठीक है, अगला थ्योरम, कोशिश करूंगा कि अगला थ्योरम जल्दी ही ख़त्म कर दूं। ठीक है, वक्त के अंदर ही हो जाए, आज की क्लास के अंदर ही। तो इफ़ L and L2 आर रेगुलर लैंग्वेजेस देन L1 इंटरसेक्शन L2 इज आल्सो रेगुलर लैंग्वेज। इंटरसेक्शन एक नई चीज़ आ गई है हमारे पास, अभी तक हमने इंटरसेक्शन को तो क्लीन थ्योरम के अंदर भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि हम सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस की बात करते थे, और रेगुलर लैंग्वेजेस में इंटरसेक्शन वाला कोई ऑपरेटर है ही नहीं, प्लस है, कॉन्कैटिनेशन है, स्टार है, ये चीज़ें तो हैं, लेकिन ब्रैकेट्स हैं, लेकिन इंटरसेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इंटरसेक्शन यहाँ पे एक नई चीज़ है कि अगर उनका जो इंटरसेक्शन है लैंग्वेजेस का, आप ज़ाहिर है दो सेट्स का इंटरसेक्शन तो हो ही सकता है, तो अब उसको भी किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए आप डिफाइन कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? तो हम कहते हैं जी देख लेते हैं हम इसको कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। हमें पता है, अच्छा अब उसको बड़ा जो है ना मैथमेटिकल वे से इसको हमने जो है ना डील किया, वो कैसे कि L1 और L2 तो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, तो थ्योरम के अंदर गिवन है। तो देखें L1 हमारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज है, L2 हमारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज है, ये बात तो हमें पता है। अच्छा अभी पिछला थ्योरम हम पढ़ के आए हैं कि किसी भी लैंग्वेज का कंप्लीमेंट, रेगुलर लैंग्वेज का कंप्लीमेंट रेगुलर होता है, तो अगर L1 का कंप्लीमेंट होगा तो वो भी रेगुलर होगा, L2 का कंप्लीमेंट होगा तो वो भी रेगुलर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये दो तो रेगुलर हैं। अच्छा हमें पता है कि दो रेगुलर लैंग्वेजेस का एडिशन भी कंप्लीमेंट होता है, थ्योरम नंबर 10 में पढ़ के आए हैं आप कि दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं L1 L2, तो L1 प्लस L2 भी रेगुलर है, यानी कोई भी दो रेगुलर लैंग्वेजेस हों, उनका नाम चाहे जो भी हो, अगर दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो उनका प्लस भी रेगुलर ही होगा। तो ये रेगुलर लैंग्वेज है, ये रेगुलर लैंग्वेज है, नाम कोई भी हो इसका, इनका प्लस भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। तो देखिए हमने पिछले थ्योरम्स को इस्तेमाल किया इस थ्योरम में, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरा काम नहीं हुआ है कि L1 और L2 दो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। हमें पता है कि किसी भी लैंग्वेज का कंप्लीमेंट खुद रेगुलर होता है, तो इसका मतलब L1 का कंप्लीमेंट भी रेगुलर है, L2 का कंप्लीमेंट भी रेगुलर है। तो असल में अब ये एक रेगुलर लैंग्वेज है और ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, इसको आप नाम कुछ भी दे दें, CD दे दें, AB दे दें, XY दे दें, तो X और Y दो रेगुलर लैंग्वेजेस, उनका प्लस ये भी रेगुलर लैंग्वेज होगा, क्योंकि हम अभी थ्योरम नंबर 10 में पढ़ के आए हैं कि दो रेगुलर लैंग्वेजेस का प्लस भी रेगुलर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये खुद कंप्लीट एक रेगुलर लैंग्वेज बन गई। और अगर हम इसका कंप्लीमेंट लेते हैं, इस पूरी लैंग्वेज का कंप्लीमेंट, तो वो भी रेगुलर होगा, क्यों? किसी भी रेगुलर लैंग्वेज का कंप्लीमेंट रेगुलर होता है। तो हमने पिछले थ्योरम्स को यके बाद दीगरे इस्तेमाल किया, अब यही चीज़ मैं रिपीट करता हूँ। बाय थ्योरम 11 वी नो दैट L1 कंप्लीमेंट एंड L2 कंप्लीमेंट आर आल्सो रेगुलर। ठीक है, अब इन दो लैंग्वेजेस को मिला के अगर हमें लैंग्वेज बनाए तो वो ये बनेगी। बाय थ्योरम 10 वी नो दैट addition of two regular languages is also regular, so L1 dash plus L2 dash is also regular languages. Now we will consider L1 dash and plus L2 dash a new language which is also regular. अब इस लैंग्वेज का अगर हम दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये जो आंसर आएगा ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। अगर ये चीज़ यहाँ तक आपको मैथमेटिकली समझ में आ गई है, सेट थ्योरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए ऑटोमेटा का प्री रिक्विजिट डिस्क्रीट मैथ्स आपने देखा होगा, प्रूफ आ रहे हैं इसके अंदर सेट्स आ रहे हैं, ग्राफ्स आ रहे हैं, तो वही सारी चीज़ें जो आप डिस्क्रीट में पढ़ के आए हैं वही सारी चीज़ें इधर भी हैं हमारे पास। ठीक है, अब मज़े की बात यह है कि इस स्टेटमेंट को देखें तो आपका मसला ही हल हो जाता है, क्योंकि ये ऑपरेशन तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पता है कोई भी आपको दो ऑटोमेटा दिए हैं, दो लैंग्वेजेस दी हैं, आप उसका कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं, उनको आप क्लीन थ्योरम के जरिए ऐड कर सकते हैं, उसके बाद अब दोबारा से जो उसका आंसर है उसका कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ आंसर तो आ ही जाएगा ना, कि कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेटा तो इनका आ ही जाएगा। ठीक है, तो यही असल में आपका रिजल्ट है अगर आप गौर से देखें। क्यों? देखें ये स्टेटमेंट है, ये जो अभी हमने किया प्रूफ किया कि ये रेगुलर है। ठीक है, अब हम रिवर्स में ज़रा प्रोसेस में जाते हैं और आप देखेंगे बात ही ख़त्म हो जाएगी।
देखें ये स्टेटमेंट है। अच्छा, आपको पता है कि बाय ये जो होता है प्लस, प्लस का मतलब होता है यूनियन। ये मैंने पहले भी आज ही की स्लाइड में, आज ही के लेसन में मैंने पहले भी बात की है कि प्लस मीन्स यूनियन, ठीक है। प्लस ऑफ टू सेट्स मीन यूनियन ऑफ बोथ द सेट्स। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट is equal to A complement intersection B complement। ये डिमॉर्गन्स लॉ है। तो अगर दो लैंग्वेजेस का यूनियन है और उनका होल कंप्लीमेंट है, तो यहाँ देखें दो लैंग्वेजेस का यूनियन है। यूनियन किसका है? L1 डैश एक लैंग्वेज है, L2 डैश दूसरी लैंग्वेज है, इनका यूनियन है और फिर इनका होल कंप्लीमेंट है। तो वी कैन राइट इट एज द कंप्लीमेंट ऑफ दीज इंडिविजुअल सेट्स, और ये साइन यूनियन के बजाय इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये यूनियन के बजाय इंटरसेक्शन हो गया। और L1 डैश का कंप्लीमेंट, यहाँ जो भी सेट होगा वो A है, B है, L1 डैश है, उसका कंप्लीमेंट ले लेना। तो L1 डैश था तो L1 डैश का कंप्लीमेंट ले लिया, L2 डैश था उसका भी कंप्लीमेंट ले लिया। अब कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट इज इन फैक्ट द ओरिजिनल सेट, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ कंप्लीमेंट इज इन फैक्ट द ओरिजिनल सेट, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो ये आ जाएगा कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट कैंसिल होके L1 और ये L2। दिस इज इन फैक्ट व्हाट यू वांटेड, कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ रेगुलर। हमें पता चला कि ये रेगुलर है, तो जब ये रेगुलर है और ये असल में सेम यही चीज़ है, ये इसी को लिखने का दूसरा अंदाज है, तो इट मीन्स इंटरसेक्शन इज आल्सो रेगुलर, ठीक है। ये आपने इसको बड़े आसानी के जरिए मैथ्स को इस्तेमाल करते हुए आपने इसको प्रूव कर लिया। हेंस L1 intersection L2 is also regular language because it means this. How? This is the procedure and this is the regular which we have already proved here. So if this is regular and this is another representation of this language, then this is also regular, ठीक है, बात खत्म हो गई। तो अगर डायग्रामेटिकली अगर आप समझना चाहें तो ये देखें कि L1 इंटरसेक्शन L2 ये चीज़ होती है कि दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन। तो क्या इससे भी यही मुराद होता है कि नहीं होता, हम देख लेते हैं। हमने कहा जी L1 का कंप्लीमेंट में क्या होगा, L1 के अलावा बाकी सब, तो जितनी भी ये इस तरह की लाइंस हैं ये सारी, ठीक है जी। और L2 के कंप्लीमेंट में क्या होगा, जितनी भी इस तरह की लाइंस हैं वो सारी, L2 के अलावा सब कुछ, तो ये है सारा कुछ इस तरफ, ठीक है। जब इन दोनों का हमने यूनियन लिया तो यूनियन में क्या आ गया, ये भी इस तरह की लाइंस भी सारी और इस तरह की लाइंस भी सारी। अब उसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जो क्रॉस हो रहा है और कुछ हिस्सा है जो सिंपल है, तो ये वाला भी सारा इंक्लूड होगा, ये वाला भी इंक्लूड होगा, ये वाला भी इंक्लूड होगा। अगर नहीं होगा तो ये वाला नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली हमें इस सारे रिजल्ट का भी कंप्लीमेंट लेना है, तो इसका मतलब अब बाकी सब नहीं होगा, सिर्फ ये वाला होगा, एंड दैट इज इन फैक्ट इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये आपको डायग्रामेटिकली भी वेन डायग्राम के जरिए पता चल सकता है इसका। अब अगर आपको चीज़ समझ में आ गई है तो हमें कहा गया है कि शो दैट L1 इंटरसेक्शन L2 इज आल्सो रेगुलर फॉर दीज लैंग्वेजेस L1 एंड L2। L1 इज ऑल स्ट्रिंग विद डबल ए एंड ऑल स्ट्रिंग विद एन इवन नंबर ऑफ एस, दैट इज L2, ठीक है। अच्छा, हमें इंटरसेक्शन वाली लैंग्वेज बनाने के लिए तो कोई कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम आता नहीं है। हाँ, इसके लिए आते हैं हमें एल्गोरिथम, हमें कंप्लीमेंट निकालना आता है, मतलब उसकी स्टेट्स के स्टेटस को चेंज करना है, प्लस स्टेट्स के, प्लस वालों को नॉन प्लस बना देना, नॉन प्लस को प्लस बना देना है, और कंप्लीमेंट अच्छा और ऐड करना आता है हमें, और दोबारा से कंप्लीमेंट लेना आता है। तो ये चीज़ें तो हमें आती हैं। ये हमने एडिशन सीखी थी क्लीन थ्योरम में और कंप्लीमेंट सीखा अभी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते अगर हम इस चीज़ को ड्रा कर लें, इस चीज़ को अगर हम बना लें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को बना लेते हैं तो इसका मतलब हमने इसी चीज़ को बना लिया। अब L1 और L2 दो लैंग्वेजेस हैं। पहले तो हमें ये देखना है, क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया हुआ कि ये दोनों रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, तो हमने कहा पहले इनका ऑटोमेटा बना के देखते हैं ये रेगुलर हैं कि नहीं। तो हमने FA1 बना लिया L1 के लिए, ऑल स्ट्रिंग्स विद डबल ए, इसके अंदर 2 ए हैं, 2 ए कंपलसरी हैं, उसके पहले बाद में कुछ भी हो सकता है। और ये चीज़ क्या है कि ऑल स्ट्रिंग विद एन इवन नंबर ऑफ एज, देखें एक ए के बाद दूसरा ए जरूरी है, इवन होना जरूरी है, उसके दरमियान में भी आ सकता है, इट मस्ट नॉट बी अ डबल ए, लेकिन इवन नंबर होना जरूरी है। तो हमने दोनों के लिए बना लिया, इसका मतलब ये दोनों रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। अब पहला स्टेप क्या है
कि भाई L1 का भी कंप्लीमेंट लेना है, L2 का भी कंप्लीमेंट लेना है, तो आप इसका भी कंप्लीमेंट लेंगे और इसका भी, ठीक है। माइनस वाले स्टेट को तो नहीं छेड़ेंगे, प्लस वाले को नॉन प्लस और नॉन प्लस वाले को प्लस, यानी ये प्लस यहाँ से हट जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, ये प्लस यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा, तो ये इनका कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ऑल स्ट्रिंग दैट डज नॉट कंटेन द सबस्ट्रिंग ए एंड ऑल स्ट्रिंग दैट हैव एन ऑड, इवन था तो अब यहाँ पे आ जाएगा ऑड नंबर ऑफ एज, ठीक है। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि हमें पता है कि L1 कंप्लीमेंट आपने निकाल लिया, L2 कंप्लीमेंट आपने निकाल लिया, उसका प्लस निकालना है। अभी हम निकालेंगे प्लस हमें पता है कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम है, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। हमने इनको नाम दे दिया x1 x2 x3 और दूसरे को y1 y2, क्योंकि हमें इस तरह आसानी रहती है, और आखिर में जो रिजल्टिंग हमारे पास आंसर आया वो ये आया हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे आप अभी हम पूरा वो प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम आपको रन करना आता है, वो हमने इतनी एग्जांपल उस पर कर ली, इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि, और आपसे असाइनमेंट भी मैंने उसकी जो है ना वो कर ली है, कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला भी आपको वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद जब हम इसको ड्रा करते हैं, ये तो है L1 कंप्लीमेंट प्लस L2 कंप्लीमेंट। अभी ये आखिर वाला कंप्लीमेंट हमने अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। हम इसको जब ड्रा करते हैं तो हमारे पास ये डायग्राम बनी है, तो इस डायग्राम का अगर हम कंप्लीमेंट ले लेंगे तो हमारे पास, देखिए ये चीज़ तो आ गई, अगर इसका हम कंप्लीमेंट ले लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज़ इन फैक्ट द रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन। तो अब बस इसका कंप्लीमेंट लेना है, यानी जो स्टेट प्लस वाली है उसको नॉन प्लस कर देना है, ठीक है। इफ वी रिवर्स द स्टेटस ऑफ ईच स्टेट फ्रॉम फाइनल टू नॉन फाइनल स्टेट एंड वाइस वर्सा, वी विल गेट द फाइनल ऑटोमेटा फॉर दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका, एंड दिस इज द रिजल्टेंट FA फॉर L1 इंटरसेक्शन L2। बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है ना। तो अच्छा, ये लेकिन इसके लिए हमें देखो करना क्या पड़ा, 3-4 स्टेप्स। एक स्टेप हमने ये किया, इसका कंप्लीमेंट निकाला, फिर इसका कंप्लीमेंट निकाला 2, फिर तीसरा कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम 3, फिर चौथा उसको कंप्लीमेंट निकाला, 4 स्टेप्स में। तो अगर कोई ऐसा प्रोसीजर हो गया, हम कहें कि भाई मैं आपको जिस तरह प्लस के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम दिया था, इंटरसेक्शन के लिए भी एक कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम दे रहा हूँ, लो जी मौजें हो जाएंगी। सिर्फ उस कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम को अप्लाई करो, इन द वन गो, एक ही स्टेप में काम हो जाएगा, 4 स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई ये कैसे होगा? तो देखो क्लीन थ्योरम के अंदर जब हम बात कर रहे थे तो हमने प्लस ऑपरेशन के लिए कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम बनाया था, कॉन्कैटिनेशन के लिए, जिसको फिलहाल मैं एक डॉट की सूरत में आपको लिख रहा हूँ, हालांकि डॉट हम लिखते नहीं हैं, और स्टार, क्लीन स्टार ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा प्रोसीजर, अच्छा क्लीन स्टार तो चूंकि 2 ऑटोमेटस को मिलाना नहीं है, एक ही को रिपीट करना है, तो इसको तो फिलहाल मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ऊपर वाले 2 को देखते हैं। आपने देखा होगा इन दोनों का प्रोसीजर सेम था, बस इसमें यह था डॉट वाले में कि 2 टेबल्स को लिंक किया था, और लिंक करने के बाद हमने कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम को अप्लाई कर दिया था। फर्क सिर्फ यह था कि इसकी फाइनल स्टेट कैसे डिटरमिन होगी और इसकी फाइनल स्टेट कैसे डिटरमिन होगी। प्लस वाले में यह था हमारे पास कि फाइनल स्टेट वो होगी जिसकी डेफिनेशन के अंदर FA1 या FA2 इनमें से किसी एक की भी कोई भी प्लस स्टेट मौजूद है। डॉट वाले में यह था कि FA2 की प्लस स्टेट जिसके अंदर होगी वो वाला होगा। अब प्रोसीजर वही है जो प्लस में था इंटरसेक्शन का, बस हमें रूल थोड़ा चेंज करना है। पहले रूल ही इंटरसेक्शन भी यहाँ ड्रा कर देता हूँ। प्लस का रूल था कि FA1 और FA2 में से किसी भी एक की प्लस स्टेट मौजूद है अगर डेफिनेशन के अंदर, यहाँ मतलब डेफिनेशन में किसी भी, यानी पहले ऑटोमेटा की या दूसरे ऑटोमेटा की मिसाल के तौर पे हम यहाँ लेते हैं, ये देखें यहाँ x1 और x2 है और यहाँ y2 है, तो x1 x2 या y2 जहाँ भी आ जाए तो वो प्लस स्टेट होगी। तो x1 भी, ये x1 यहाँ पे आ गया, ये भी प्लस स्टेट है, x1 यहाँ पे आ गया, ये भी प्लस स्टेट है, और प्लस स्टेट कौन सी x2 थी, तो x2 जहाँ आ जाए ये भी प्लस स्टेट है, ये भी जो है ना प्लस स्टेट है। और y में देखें तो क्या है जी, y2 है प्लस स्टेट, तो y2 भी प्लस स्टेट है, ठीक है। जो एक स्टेट नहीं है वो ये वाली है, क्योंकि इसके अंदर y3 और x3 और y1 है, ये नहीं है। x ओरिजिनल यानी पिछले ऑटोमेटा में ये भी प्लस स्टेट थी, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, ये भी थी, और ये भी थी ऑफ कोर्स, ठीक है, और ये भी थी।
तो इन 1 2 3 4 5 में से किसी इनकी डेफिनेशन में कोई एक स्टेट ऐसी थी, कम से कम कोई एक स्टेट, ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो प्लस स्टेट थी, तो हमने इन सबको प्लस कर दिया। आप देखें इसके अंदर सारे प्लस है, प्लस 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 प्लस, सिर्फ एक 5 वाला नहीं था क्योंकि इसके अंदर कोई स्टेट थी नहीं जो पिछले ऑटोमेटस के अंदर जिनसे ये बना है वो प्लस स्टेट होती, तो मतलब एटलीस्ट 1 हो। इंटरसेक्शन के अंदर रूल थोड़ा चेंज है कि एटलीस्ट 1 नहीं, पूरी की पूरी डेफिनेशन ही प्लस स्टेट होनी चाहिए, पूरी डेफिनेशन, ठीक है, पूरी की पूरी डेफिनेशन प्लस स्टेट होनी चाहिए। अब हमने कहा ये कैसे होगा भाई, हमने कहा जी यही तो काम करना है अभी, पूरी की पूरी डेफिनेशन जिसमें प्लस स्टेट है वही आपको ड्रा करना है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखें तो हमें पता है कि x2, x1 और y2 ये 3 प्लस स्टेट हैं, तो x1, x2 और y2, x1 है y2 नहीं है, x1 y2, तो ये वाली एक स्टेट है। अच्छा x1 x2 सॉरी x2 y1 नहीं, x2 y2 हाँ ये है, ये इसमें तो कोई थी नहीं और इसमें सिर्फ एक है, तो ये भी प्लस स्टेट थी, ये भी प्लस स्टेट थी, ये भी और ये भी, ये वाली भी और ये वाली भी, तो इन सब के अंदर इंटरसेक्शन वाले देखो बाकी प्रोसीजर वही है, डायग्राम वैसी बनेगी, सिर्फ प्लस स्टेट को आपने डिसाइड करना है। प्लस स्टेट में फ़र्क है, ठीक है, प्लस वाले में क्या होता है प्रोसीजर वही, लेकिन जहाँ जिसकी डेफिनेशन के अंदर कोई एक स्टेट ऐसी होगी जिसके अंदर प्लस है तो आप उसको प्लस स्टेट बना देते हैं। इंटरसेक्शन के अंदर वो है, अगर उसकी डेफिनेशन के अंदर सारी स्टेट्स ऐसी हैं, किसी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि प्लस स्टेट्स हैं, तो तब कहीं जाके वो उसको प्लस स्टेट कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे, बाकी सेम प्रोसीजर है। अब हम देख लेते हैं कि क्या जो अभी हमने बात की है ये ऐसी ही है। तो ये देखें, ये ओरिजिनल हमारे पास क्वेश्चन था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन को अगर आप देखें, ओरिजिनल क्वेश्चन को, तो उसके अंदर प्लस स्टेट कौन सी है, तो ये इसको अब नाम दिया x1, x2, x3, तो x3 है और ये क्या है y1 और ये y2 है, तो y1 है। ये दो x3 और y1 जिस स्टेट की डेफिनेशन के अंदर होंगे दोनों, तो वही स्टेट हमारी फाइनल स्टेट होगी। तो देख लेते हैं उसको कि एट द एंड जो रिजल्ट आया है उसके अंदर देखें, ये रिजल्ट आया एट द एंड हमारे पास, इसमें एक ही स्टेट है जो फाइनल स्टेट है Z5। तो Z5 की हम डेफिनेशन जाके देखते हैं कि Z5 की डेफिनेशन क्या है, ये x3 y1, x3 y1, और हम देखें तो x3 y1 ही वो दो स्टेट्स हैं जो कि ओरिजिनल ऑटोमेटस में कम्प्लीमेंट के बाद नहीं, ओरिजिनल ऑटोमेटस में ये दोनों प्लस स्टेट्स थी। तो चूंकि एक ही ऐसी स्टेट थी जो जिसकी सारी डेफिनेशन में सारी स्टेट्स प्लस स्टेट थी, इसलिए रिजल्ट भी वही आना चाहिए। तो बाकी दरमियान वाले कम्प्लीमेंट का तो कहते हैं बखेड़ा ही ख़त्म कर दें आप, आसान हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो थ्योरम 12 का प्रूफ नंबर 2 है बाय कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम। तो वी नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट एफ ए फॉर L1 plus L2 and we showed how to build a machine with new states Z1, Z2, Z3. If either the X state or the Y state was final state in the definition of Z, then we made that Z state a final state. That was what we are doing up to now. Ab we can transform the same resulting machine for L1 intersection L2 by declaring the final state where both the corresponding X and Y states are the final states. Definition में मौजूद दोनों states अगर दो हैं तो दोनों states अगर final हैं तो वही हमारा आंसर रहेगा, नहीं तो बाकी किसी स्टेट को हम प्लस स्टेट डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि अभी हमने क्वेश्चन किया ये वाला कि ऑल द स्ट्रिंग विद डबल ए एंड ऑल स्ट्रिंग विद एन इवन नंबर ऑफ एज, और इसको हमने लॉन्ग प्रोसीजर से किया, पहले दोनों का कम्प्लीमेंट लिया, फिर प्लस किया, फिर होल कम्प्लीमेंट लिया। और अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको शॉर्टर मेथड से करेंगे। हम कहते हैं कि हमने सिर्फ इसका करना क्या है, एल्गोरिथम अप्लाई करना है, ठीक है। ये ओरिजिनल है, हमने इनको नाम दिया x1 y1 y2 y2, तो y1 y2, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। हम देखें ओरिजिनल डायग्राम के अंदर x3 और y1 ये दोनों प्लस स्टेट्स थी, तो x3 y1 Z5 की डेफिनेशन के अंदर है, तो बस वही है, एक ही स्टेप के अंदर आपका काम हो गया,
ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इंटरसेक्शन के लिए एक बड़ा आसान सा मेथड मिल गया। अगर ये आपको ना भी आए तो आपके पास बाकी मेथड मौजूद है। कम्प्लीमेंट निकालने में भी इतना वक्त नहीं लगता है। हाँ, ये हार्डली 1 मिनट लगता है आपको कम्प्लीमेंट निकालने में। कोई स्टेटस ही चेंज करना है और तो कुछ नहीं करना, और प्लस वाला प्रोसीजर अप्लाई करना है, फिर बाद में एक दफ़ा कम्प्लीमेंट अप्लाई करना है, तो तब भी ये रिज़ल्ट आएगा जो हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है। ठीक है ना। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेक्चर को 2-3 दफ़ा देखें। हर चीज़ लाजमी नहीं आपको पहली दफ़ा में आ जाए, समझ में आ जाए। चीज़ों को टाइम देना पड़ता है भाई, ये ज़िंदगी की हकीकत है। और एक काम कीजिए, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसका इंटरसेक्शन खुद से मालूम कीजिए। इनकी रेगुलर एक्सप्रेशन दी हुई है, तो इसका मतलब ये कि हम पहले से डिफाइन कर रहे हैं कि ये रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। आपने बस इसका इंटरसेक्शन मालूम करना, ठीक है। और किसी भी मेथड से कर लीजिएगा, बल्कि दोनों से करके देख लीजिएगा, शॉर्टर वाले से भी और लॉन्ग मेथड से भी, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से आइडिया हो जाए। और चैप्टर 10 के ये पेजेस को रीड कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो ग्रुप के अंदर पोस्ट करें, मेरी कोशिश होगी मैं अपनी पहली फुर्सत के अंदर उसको आंसर करूँ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।